Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स है और इसमें हम रिवीजन करेंगे बेटे ऑब्जेक्ट टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो यूपी कैडेट के एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास आपकी ये होने वाली है। तो चाहे तो आप यूपी कैडेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ फिजिक्स आपकी आती है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपकी होने वाली है। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को बेटे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग होगा। तो इसका संवेग है वो क्या होगा? देखो बेटे चार ऑब्जेक्ट दिए हैं आपके, दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है अंडर रूट में 2me। बी ऑप्शन दिया है 1/2me। सी ऑप्शन दिया है 2me। थर्ड ऑप्शन दिया है अंडर रूट में 1/2me। एक ऑप्शन सही है, वो सही वाला आपको पहचानना है। तो बेटे इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आपको पता है गतिज ऊर्जा ई बराबर क्या होता है। गतिज ऊर्जा ई बराबर आपने बेटे पढ़ रखा है 1/2mv² होता है। 1/2mv² होता है। इसे हम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा संवेग P बराबर आपने पढ़ रखा है, P बराबर होता है m/b। ठीक, इसे दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो पहला आपने क्या देखा? पहला आपने देखा गतिज ऊर्जा E बराबर होता है 1/2mv²। समीकरण नंबर 1 हो गई। P यानी संवेग बराबर होता है m/b। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो बेटा आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? अंडर रूट 2me। ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। ये आंक की क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक बल्ब है, देखो 100 वाट और 200 वोल्ट की एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है 64 वाट, बी ऑप्शन दिया है 100 वाट, सी ऑप्शन दिया है 32 वाट, डी ऑप्शन दिया है 160 वाट। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझिए। देखो आपने सूत्र बेटा पढ़ रखा है P बराबर, सूत्र पढ़ा है आपने P बराबर b² अपॉन r। ये सूत्र आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसी सूत्र में से अगर हम क्या करें, अगर हम r को बाहर निकाल लें तो r बराबर क्या हो जाता है? b²। r बराबर हो जाता है b² अपॉन p। ठीक है। अब b देख लो, b की वैल्यू देख लो कितना दे रखा है। b की वैल्यू इसने दे रखा है, देखिए 200। कितना? 200। तो क्या हो जाएगा? ये कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी पे करते रहिए। ये हो जाएगा बेटा 200 गुणे 200, 200 × 200 हो जाएगा अपॉन p दे रखा है। तो p कितना है? p की जगह कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100। p की जगह आ गया आपका 100। इतनी बात तो आप सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, अब आगे समझते हैं। इतनी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, ये हम आगे सूत्र में फीड करेंगे। चलिए आगे समझिए। आपने पढ़ा P बराबर B²/R, ये आपने पढ़ा। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें देखो यहाँ पे B² की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 160। तो B² की जगह कितना रख लेंगे हम, 160 × 160, ठीक है। और R बराबर हमने अभी आपको बताया था, R बराबर क्या होता है, R बराबर हमने पढ़ा था B²/P, यानी ये हम पढ़ चुके हैं 200 × 200 अपॉन कितना 100। इतनी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर चुके थे। अब जो R है ना, ये देखिए P बराबर है अपना B²/R। अब R की जगह जो ये R है ना, इस R की जगह ये वाली वैल्यू है, ये R की वैल्यू है 200 × 200 अपॉन 100, ये रख दीजिए। तो आप इसके नीचे क्या रख दीजिए, ये वाली वैल्यू रख दोगे, कितनी 200 × 200 अपॉन कितना 100, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब आपको काटा पीटी कर लेनी है। कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 8 × 8 बराबर कितना आएगा, करीब 64 वाट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करके कितना आएगा इसका 64 वाट। 64 वाट इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऊर्जा का, बी ऑप्शन है शक्ति का, सी ऑप्शन है वैद्युत आवेश का, डी ऑप्शन है वैद्युत धारा का। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। चलिए आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दें। देखो 1 किलोवाट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक किलोवाट हर्ट्ज, 1 किलोवाट हर्ट्ज बराबर कितना होता है, तो आपको कितना बताना है। 1 किलोवाट हर्ट्ज बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ये होता है बेटा, ठीक है, जूल। ध्यान रखना है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। देखो के का मतलब है किलो, डब्ल्यू का मतलब है वाट, एच का मतलब है हर्ट्ज यानी घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ से कॉमन सेंस लगा लो, ये देखिए जूल है, ठीक है, जूल है ना यूनिट इसकी। अब देखो जो ऊर्जा है, फर्स्ट वाला विकल्प, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, आपके लेवल थोड़ा सा हाई है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें। कंपटीशन में इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। देखो कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बल, बी ऑप्शन है गति, सी ऑप्शन है शक्ति, डी ऑप्शन है ऊर्जा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो देखो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखो कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर, यानी शक्ति सोचो आप, शक्ति को हम प्रेजेंट करते हैं पी से, किससे, पी से। तो शक्ति बराबर क्या होता है,
चलिए शक्ति, शक्ति को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, साइन क्या होता है P। तो शक्ति बराबर होता है W/T, यही तो होता है। W क्या है, कार्य, और T है आपका समय, ठीक है, यही तो होता है। अब जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, ठीक है, और T समय, तो समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड, समय का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। जूल/सेकेंड बराबर कितने, किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट के, किसके हो जाएगा, वाट के। तो बेटा कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। क्या होता है, वाट। अगर आप वाट ना लिखो तो क्या लिखोगे, जूल प्रति सेकेंड। क्या लिखोगे बेटा, जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक, देखो ये शक्ति है, इस शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड नहीं लिखोगे तो आप बताओगे अथवा क्या होता है, वाट। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे इस स्लाइड को समझिए, काफी अच्छी स्लाइड है। एग्जाम के हिसाब से आपको स्लाइड ये तैयार की गई है, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। देखो पहला पॉइंट है इसमें कार्य। कार्य क्या होता है, देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। देखो कार्य, कार्य को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, W से, W, ठीक है। बल क्या है, फोर्स है, WF, इंटू बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन का मतलब D। ये आपका फार्मूला होता है, W बराबर F इंटू D। आगे समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा कह रहा है इसमें कि कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। आपको सदिश राशि और अदिश राशि की मैंने ट्रिक भी बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लास 11 की जो फिजिक्स मैंने करा रखी है वो पूरी फिजिक्स कवर कर लीजिए, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। शक्ति, शक्ति को मैंने अभी आपको बताया था। कार्य किए जाने की समय दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी P बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, समय को किससे करते हैं, T से। अच्छा, शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड। अभी मैंने बताया इससे पहले, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा क्या होता है, वाट होता है। अब देखो मेन जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो जैसा कि ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 1 किलोवाट घंटा ये होता है देखो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है घरों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। क्या समझा आपने, आपने समझा बेटा, घरों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट हर्ट्ज होता है। 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 3 किलोवाट, ठीक है। अगर हम किलो हटा दें तो 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए इसमें। अगला पॉइंट है विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु बड़े मात्रक मेगावाट का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी स्लाइड है ये, आपको इसकी PDF है वो आपके यूपी कैडेट वाले ग्रुप में मिल जाएगी। विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु बड़े मात्रक मेगावाट का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट समझिए इस स्लाइड का, देखते हैं बेटे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल करा है। ये पॉइंट है मशीनों की शक्ति को हार्स पावर, मशीनों की किसे शक्ति को हार्स पावर में व्यक्त किया जाता है। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अंक का क्वेश्चन बन सकता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है
एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो सबसे पहले इसकी भाषा को समझ लेते हैं। एक AMU क्या है? तो देखो ए का मतलब होता है बेटा एटॉमिक। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एटॉमिक। ए का मतलब है एटॉमिक। एम का मतलब है मास। एम का क्या मतलब है? मास। यू का मतलब है यूनिट। यू का क्या मतलब है? यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य है। कितना है? देखो ए ऑप्शन दे रखा है 0.693 MeV। बी ऑप्शन है 1 EV। सी ऑप्शन दे रखा है 931 MeV। और डी ऑप्शन दे रखा है 14.2 MeV। तो आपको बताना है कि ये पूछ रहा है एक AMU बराबर कितना होता है। तो आपको बता दें ये होता है 931 MeV। ठीक है। अब एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है यहाँ पे मिली। एम का देखो यहाँ पे देखो, हम अगर एम की बात करें तो मिली। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और बी का मतलब है वोल्ट। 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए, देखो यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, उसका क्या कर दिया जाए? द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है बदलती नहीं है, बी ऑप्शन है दुगनी हो जाती है, सी ऑप्शन है आधी रह जाती है, और डी ऑप्शन है 4 गुनी हो जाती है। देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है P बराबर क्या होता है? MV। ये तो आपने पढ़ रखा है। P बराबर क्या पढ़ रखा है? MV। संवेग P बराबर MV। ठीक है। अगर हम बात करें इस P की, P स्थिर रहे तथा वस्तु का द्रव्यमान, ये जो वस्तु का द्रव्यमान है कितना हो जाए? दोगुना कर दिया जाए, तो जो B है ना, ये B है, इसका मान क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है। इससे अगर आप निकालोगे, आगे इसे सॉल्व करोगे, तो सीधे सीधे आपका आंसर बेटा आएगा गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? आधी रह जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए। अगर P आप, ये P है, अगर P आप स्थिर रहे, P स्थिर रहे और वस्तु का द्रव्यमान, जो ये वस्तु का द्रव्यमान है, ये दोगुना हो जाए, तो जो B का मान है, ये B का मान है, ये कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन है स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, बी ऑप्शन है स्थित ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, और डी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत सेल की बात कर रहा है। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो किस तरीके से होता है, चलिए समझिए। देखो विद्युत सेल में रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत सेल में रासायनिक क्रिया होती है जिससे उसमें आवेश संचय किया जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। इस स्लाइड का देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो अनुपस्थित है। क्योंकि ए ऑप्शन दे रखा है यह पृथ्वी के निकट है,
बी ऑप्शन है ए है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सी ऑप्शन है इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है, और डी ऑप्शन है इसका गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है तो उसका कारण क्या है, ठीक है, कारण आपको बताना है। अगर हम कारण की बात करें तो देखो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है क्यों अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम होता है। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक जूल कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10 की पावर 7, बी ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर 6, सी ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर 4, डी ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर 2। तो एक जूल की बात कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा वो, एक जूल की बात कर रहा है। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, रट के रखिएगा, 10 की पावर 7 अर्घ। एक जूल कितना बेटा, एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने डायरी में आप नोट करके रखिए। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे इस स्लाइड को समझिए। ये स्लाइड काफ़ी अंक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपकी मदद करेगी। देखो पहला पॉइंट इसमें हमने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये काफ़ी अंक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको याद होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। इसी प्रकार से एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ये भी आपको याद होना चाहिए। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है। प्रयुक्त बल है वो क्या कहलाता है, तो ए ऑप्शन है भार, बी ऑप्शन है प्रयास, सी ऑप्शन है निर्गम, डी ऑप्शन है दक्षता। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, इसके बाद आप आंसर करिए। किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल है वो क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, देखिए भार और निर्गम दिया है, इधर प्रयास और दक्षता दी है। तो आपको एक बात बता दें, देखिए ये जो प्रयास शब्द इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, प्रयास। चाहे तो आप बेटा प्रयास बोलो, ये या है, चाहे तो आप प्रयास बोलो या बोलो आप इसकी जगह पे आयास। क्या बोलो, आयास। आयास को ही प्रयास भी लिखा जाता है। तो किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल क्या कहलाता है, ये तो अब आपके समझ में आ गया होगा। क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बता सकते हो। क्या पूछ रहा हूं मैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के, क्या पूछ रहा हूं मैं, बोलो। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि प्लास है, मैंने पूछ लिया आपसे प्लास बताओ किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि जो प्लास है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसी प्रकार से देखिए अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चिमटा, मैंने आपसे पूछ लिया चिमटा है, बताओ किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपको तुरंत बताना है कि चिमटा है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि सरौता बताइए, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है।
इसी प्रकार से मैं पूछूं आपसे कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो कैंची आपको पता होना चाहिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे पूछूं कि नींबू निचोड़ने की मशीन है, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है वो किस श्रेणी की उत्तोलक है, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक आपको 100% याद होने चाहिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है उत्तोलक वाली, तो आप उत्तोलक वाली क्लास 11 एग्रीकल्चर की जो मैंने फिजिक्स कराई है उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी से वीडियो देखने को मिलेगी और काफ़ी समझ में भी आएगा। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है। देखो बेटा, कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है ऊष्मा। तो जल्दी से कमेंट करिए कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सबको पता होगा। कार्य करने की जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाएगी बेटा, कार्य करने की जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊर्जा। तो सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने का जो सामर्थ्य है क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका एसआई मात्रक क्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं, इसका एसआई मात्रक, तो आप क्या बोलोगे, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, जूल। क्या होता है बेटा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है, ऊर्जा, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे अगली स्लाइड समझिए। देखिए लिखा है ऊपर परीक्षा की दृष्टि से, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड तैयार की गई है परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। चलिए दोबारा से लिखता हूँ आपके लिए फ़ोन नंबर 8650415957। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या उत्तराखंड बोर्ड से हों या फिर यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आपको देखो मेरा ये फ़ोन नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो बेटे इस स्लाइड को समझिए, स्लाइड आपके लिए काफ़ी अच्छे से तैयार की गई है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड होने वाली है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा है इसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है बेटा 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है अभी हमने पढ़ा है जूल होता है इसका एसआई मात्रक। किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा का एसआई मात्रक बेटा जूल होता है। स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h आपकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी में संचित ऊर्जा है। तो जो घड़ी में संचित ऊर्जा होती है वो स्थित ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थित ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E = mc²। आइंस्टीन की समीकरण है, किसकी बेटा, आइंस्टीन की जो समीकरण होती है वो होती है E = mc²। काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये आपको ध्यान रखनी है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहलाती है, E = mc²। नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी को चाबी देने पर उसमें संग्रह करते हैं। तो घड़ी को चाबी देने पर उसमें संग्रह करते हैं बेटे स्थित ऊर्जा। तो वीडियो कैसी लग रही है बेटे कमेंट करिए नीचे। इसी तरह की वीडियो अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह की आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर।
चलिए बेटे अगला पॉइंट समझिए। ये भी स्लाइड देखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी से स्लाइड को तैयार किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट डाले गए हैं। देखो, ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए थे। अगर ग्रहों की गति के संबंधित नियम पूछे आपसे किसने दिए, तो वो दिए हैं केपलर ने। किसने दिए हैं? केपलर ने। नेक्स्ट है, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम 3 नियम दिए। केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम है? 3। पहला है कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफलीय चाल का नियम, तीसरा है परिक्रमण कालों का नियम। तो ये केपलर के 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। ग्रहों की पहला पॉइंट ये था कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए हैं? वो दिए बेटे केपलर ने। नेक्स्ट है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो जो केपलर का द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है। केपलर का तृतीय नियम दे रखा है और जी और जी में संबंध देखिए दे रखा है। ये भी मैंने आपको बताया था, जी और जी में संबंध भी आपको करा चुका हूं। जी बराबर Gm/r²। ठीक है, ये सब मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। अगला पॉइंट है देखिए, ये भी मैंने आपको करा चुका हूं कि पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी तल पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पृथ्वी तल पर जी का मान, क्योंकि काफ़ी आंक के क्वेश्चन में इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, जी का अर्थ क्या है? स्मॉल जी है। देखिए जी का अर्थ क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण, ये जी का अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बाल पेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जब सर्वाधिक होगा तो किस पर होगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए इसका। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है बेटे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? काफ़ी स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। ये इसका राइट आंसर है, सर आइजैक न्यूटन। तो जितनी भी आज की पूरी क्लास के अंदर जितनी भी स्लाइडें हैं, जो भी PDF नोट्स हैं, ये आपको यूपी कैडेट का जो ग्रुप है ना, यूपी कैडेट एक मिनट, यूपी कैडेट वाले आपको ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। किसमें? यूपी कैडेट का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको इसकी PDF मिलेगी। ठीक है, यूपी कैडेट के ग्रुप से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करिए, आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो।